का विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध चल रहा था, जिसका आज 6वां क्लास है। 5वें क्लास में मैंने अल्प पूंजीकरण और अति पूंजीकरण के बारे में बताया था कि अल्प पूंजीकरण क्या होता है और अति पूंजीकरण क्या होता है। अल्प पूंजीकरण की स्थिति व्यापार को किस प्रकार हानि पहुंचाती है, व्यापार में अति पूंजीकरण की स्थिति हो जाए तो क्या स्थिति व्यापार की होगी, और अल्प पूंजीकरण अगर व्यापार में हो जाए तो क्या स्थिति होगी। तो अल्प और अति पूंजीकरण के बारे में बताया था और बोला था कि इसका अंतर दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए और इसको याद करेंगे। आज हमारा छठा क्लास में हम लोगों का नया टॉपिक है आपका द्रवित पूंजी या जलयुक्त पूंजी। ये क्या होता है? अब यहाँ पर हम लोग पूंजी के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार की पूंजी हमारे व्यापार की स्थिति को बताती है या दर्शाती है। जब कंपनी की संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उसके पुस्तकीय मूल्य से कम हो जाए तो उसे जलयुक्त पूंजी कहते हैं। जैसे वास्तविक मूल्य, जैसे हमारा 10 लाख रुपए हमारी कोई पूंजी है और उसका पुस्तकीय मूल्य से कम हो जाए, वास्तविक मूल्य कम हो जाए। कभी कभी प्रवर्तनों के समय प्रवर्तनों को अन्य विक्रेताओं के द्वारा अंशों के बदले उसे संपत्ति हस्तांतरित कर दी जाती है। इसका उत्पादन मूल्य काफी कम होता है। फलतः कंपनी के पुस्तकीय मूल्य तो रहता है किंतु वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। स्थायी संपत्ति के अतिरिक्त दोषपूर्ण पेटेंट, साख, प्रवर्तन व सेवाओं के कारण भी यह स्थिति जैसे बोलता है कंपनी की संपत्ति का पुस्तकीय मूल्य 1 लाख रुपए तथा संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य उत्पादकता 70,000, तो ऐसी स्थिति जलयुक्त पूंजी कहा जाता है। पुस्तकीय मूल्य कितना? 1 लाख, किंतु आप उसको वास्तविक उसको बेच कितने में दिए? 70,000, तो ये क्या हो जाएगा आपका जलयुक्त या द्रवित पूंजी। कारण बताया है ऊंची दरों पर संपत्तियों का क्रय। आप ज्यादा मात्रा में वस्तुओं को क्रय, मतलब ज्यादा कीमत पर वस्तु को संपत्ति को खरीद लिए तो आपका क्या हो जाएगा? जलयुक्त पूंजी। बोलता है व्यापार में यदि संपत्तियों का क्रय ऊंची दर पर किया जाए तो उसे द्रवित पूंजी उत्पन्न होने की संभावना होती है। दूसरा बोलता है दोषपूर्ण ह्रास नीति। कंपनी ह्रास कोष नीति दोषपूर्ण है तो आवश्यकता से कम ह्रास कोष की आवश्यकता की जाए तब द्रवित पूंजी उत्पन्न होगी। प्रवर्तकों अधिक पारिश्रमिक। कंपनी में समामेलन के समय यदि प्रवर्तकों द्वारा अधिक पारिश्रमिक की मांग की जाए तथा अधिक पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जाए तो द्रवित पूंजी उत्पन्न होगी। आप ज्यादा पैसा दे दोगे तब भी द्रवित पूंजी उत्पन्न होगी। अमूर्त संपत्तियां, ऐसी संपत्ति ना तो आप देख सकते हो ना ही छू सकते किंतु फिर भी संपत्ति है, जैसे ख्याति, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब अमूर्त संपत्ति है। कभी कभी बात भी कम हो जाती है जबकि चिट्ठे में इसका मूल्य पूर्व की भांति रहता है, जिसे द्रवित पूंजी। जैसे हम चिट्ठे में लिख दिए ख्याति हमारा 50,000 रुपए मान लो, लेकिन वास्तविक में धीरे धीरे उसकी मूल्य कम हो गई, पर हम चिट्ठे में कितना लिखे हैं? 50,000। अब वो कम हो गई 20,000, 30,000, 35,000, तो कम हो गई, तब भी क्या हो जाएगी? द्रवित पूंजी उत्पन्न हो जाएगी। और करों की ऊंची दर, व्यवसाय में कर की ऊंची दर रहने से व्यापार के जलयुक्त पूंजी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसके व्यवसाय में वास्तविक आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है और वास्तव मूल्य प्रतिनिधित्व में पुस्तक मूल्य नहीं होता, अतः द्रवित पूंजी उत्पन्न हो जाती है। द्रवित पूंजी को दूर करने के उपाय, अगर ऐसी स्थिति हो गई तो उसके क्या उपाय है? तो पहला, लाभों का पुनर्विनियोग करना, जो भी लाभ आया उसका फिर से विनियोग कर दो। दूसरा, अंश पूंजी में कमी करना, ऋणों का भुगतान करना और पुनः पूंजीकरण द्वारा। ठीक, ये तो था हमारा द्रवित पूंजी। अब आता है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होता है? आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों पड़े? बोलता है किसी भी व्यापार व्यवसाय का उद्योग की स्थापना के लिए स्थायी संपत्ति की आवश्यकता होती है। हर एक व्यवसाय चाहता है कि उसकी चलित पूंजी, जो चल पूंजी है, उसके साथ साथ उसकी स्थायी पूंजी भी बनी रहे। और स्थायी पूंजी कब होगी? जब वह भूमि खरीदेगा, बड़े बड़े मशीन खरीदेगा, भवन खरीदेगा, उसके पास संपत्ति के रूप में सामान होंगे। संपत्ति की आवश्यकता पड़ती है। इन संपत्तियों को बिना व्यापार की स्थापना नहीं की जा सकती। किसी भी उपक्रम की स्थापना के लिए स्थायी संपत्ति के रूप में भूमि, भवन, फर्नीचर, यंत्र, मशीन, औजार आदि की आवश्यकता होती है। ये व्यापार की स्थायी संपत्ति कहलाते हैं।
ये संपत्ति ही कंपनी की वास्तविक संपत्ति होती है जो किसी उपक्रम के आधार स्तंभ होता है। आप इन्हीं संपत्तियों के आधार पर ही तो व्यापार को प्रारंभ करोगे। जैसे आप घर बना लिए तो घर सिर्फ बना लेने से नहीं होता, घर में आपको सामान भरना पड़ेगा, फर्नीचर रखना पड़ेगा, हर एक संपत्ति, तब उसको आप घर बोलोगे। घर एक भवन जैसे बना के छोड़ दिए तो वो घर नहीं कहलाता। ठीक है, अगला बोलता है जैसे भूमि, मिट्टी, लकड़ी, ईंटा, लोहा आदि के बिना मकान नहीं बन सकता, हड्डी, खून, मांसपेशियों की मानव शरीर नहीं बन सकता, उसी प्रकार भवन, भूमि, फर्नीचर, मशीन के बिना किसी उपकरण की स्थापना नहीं की जा सकती। ये संपत्तियां व्यवसाय की स्थायी संपत्ति होते हैं और इसके समय जीवित रहता है जब तक व्यवसाय जीवित रहे। व्यवसाय चलता रहेगा तो संपत्ति रहेगी, व्यवसाय में संपत्ति को बेच के आप भुगतान कर दो, संपत्ति खत्म। अतः इन संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है और यही पूंजी आपकी स्थायी पूंजी कहलाती है। ठीक है, आगे बोलता है चूंकि इन संपत्तियों पर विनियोग की गई पूंजी स्थायी किस्म की होती है अतः लंबे समय तक इस पूंजी को वापस नहीं किया जा सकता, इसलिए इन पूंजी को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन पूंजियों के मध्य का सहारा लिया जाता है। अतः दीर्घकालीन पूंजी ही व्यापार की स्थायी पूंजी मतलब फिक्स कैपिटल कहलाते हैं, जो अचल या ब्लॉक कैपिटल भी कहा जाता है। इस पूंजी को सरलता से पुनः अभाव पाया जाता है। स्थायी पूंजी क्या है? जिन पूंजियों को स्थायी संपत्ति में विनियोजित मतलब खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे स्थायी पूंजी कहते हैं। इन पूंजियों को दैनिक कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता। दैनिक कार्य जैसे आप व्यय कर रहे हो रोज का, है ना, पारिश्रमिक दे रहे हो, संपत्ति सामान खरीद रहे हो, सामान भी इनका उपयोग नहीं करता। वो एक बार आप खरीद चुके हो, संपत्ति सालों साल आपके पास पड़े रहेगा जब तक आपका व्यापार चलता रहेगा। स्थायी संपत्ति वह है जो व्यवसाय के संचालन में स्थापित रूप से संबंधित होते हैं और वह बेची नहीं जाती। आप स्थायी संपत्ति को बेचोगे नहीं। ठीक है, जैसे आपको मैं बोलूँ, आप जैसे आप एक फैमिली में रहते हो तो आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी संपत्ति कितनी है, तो आप राशन पानी को आप अपनी संपत्ति बताओगे तो कहीं पर भूमि, भवन, है ना, जमीन जायदाद लेके रखते उसको संपत्ति बताओ। राशन पानी को कोई नहीं बताता कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, ये मेरी संपत्ति। आप क्या बताओगे? मैं 4 प्लाट यहाँ पर लेके रखा हूँ, एक भवन यहाँ पर खरीदा हूँ, मेरा 2 गाड़ी है, इसको आप संपत्ति बताओगे। और इसको आप बार बार प्रयोग नहीं करते, एक बार आप खर्चा कर दिए हो, पैसे से खरीद लिए हो, ये सालों साल आपके पास जीवित रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है स्थायी पूंजी का स्वभाव। यह दीर्घकालीन कोष है मतलब लंबे समय वाला। उसके बाद यह अत्यधिक व्यय होता है मतलब इसमें अत्यधिक व्यय करना पड़ता है। स्थायी पूंजी उपकरण का ढांचा को प्रभावित करती है कि आपके पास कितनी संपत्ति है, उस संपत्ति के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि आपका व्यापार कैसा है। जैसे आप किसी बड़े से भवन में रह रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा घर है, आपके पास 4 गाड़ी है, बहुत सारा जमीन है, बहुत सारा बिल्डिंग है, तो आपको संपत्तियों को देखकर ही बता सकते हैं कि आप कितने रिच हो, आप कितने अमीर हो और आपकी आय कितनी होगी, अंदाजे लगा सकते हैं। किंतु जब आपके पास घर द्वार ही नहीं होगा, घर ही नहीं रहेगा, गाड़ी नहीं रहेगी, तो आप बता सकते हैं ना कि आदमी कितना गरीब है। तो उसकी संपत्तियों के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि ये इंसान या ये व्यक्ति कैसा है। उसी तरह किसी व्यवसाय की कितनी संपत्ति, उन संपत्तियों के आधार पर ही आप बता सकते हो कि व्यापार कैसा है। उसके बाद अगला होता है यह व्यापार के भविष्य की गतिविधियों को प्रभावित करता है, यह जोखिम की मात्रा में पर्याप्त रहती है, दीर्घकालीन विनियोग है और मुख्यतः अंश और ऋण पत्रों से प्राप्त। क्लियर? अब आता है इसके उद्देश्य। तो पहला आय में वृद्धि के लिए विनियोग संबंधी निर्णय। आप इसमें क्या कर सकते हो? आय से संबंधित वृद्धि कर सकते हो। दूसरा बोलता है न्यूनतम लागत पर विनियोग संबंधी निर्णय। आप दीर्घकालीन या स्थायी पूंजी पर आप न्यूनतम लागत मतलब कम खर्च करने से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, ऐसी स्थिति या तकनीक का आप प्रयोग कर लो जिसके कारण आपकी व्यय मात्रा कम होगी और लाभ की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। इसके प्रकार बताया स्थायी संपत्ति के या स्थायी पूंजी के प्रकार बताया। वास्तविक स्थायी पूंजी, वास्तविक जो है जिसमें बोला जाता है भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीन, औजार, ये वास्तविक है। और दूसरा होता है अवास्तविक जिसमें ख्याति, कॉपीराइट, पेटेंट, प्रारंभिक व्यय, प्रवर्तन, ये सब आपके अवास्तविक स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। तो पहला व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय जैसा होगा वैसी आपकी स्थायी संपत्ति या स्थायी पूंजी होगी। दूसरा बोलता है उपक्रम का आधार एवं संगठन। उपक्रम का आधार अर्थात उपक्रम किस प्रकार, व्यवसाय आपका किस प्रकार है, किस प्रकार से संगठित किया गया है, उसके व्यवस्था के आधार पर आप स्थायी पूंजी को बना सकते हो। तीसरा बोलता है उत्पादन प्रक्रिया की जटिलता। जिस उपक्रम में जितनी जटिल
उत्पादन प्रक्रिया प्रयोग होता है उन व्यवसाय उतना ही अधिक स्थायी पूंजी होती है, जबकि सरल उत्पादन प्रक्रिया की स्थिति में कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अगला बोलता है प्रारंभिक व्यय। किसी व्यवसाय की स्थापना के समय प्रवर्तनों को पारिश्रमिक देना पड़ता है, स्थापना व्यय देना पड़ता है, पेटेंट आदि में खर्च करना पड़ता है। अर्थात जिस प्रकार आपकी स्थायी संपत्ति को आप प्रभावित अर्थात स्थायी संपत्ति पर आप या प्रवर्तकों पर या प्रारंभ में जो व्यय करोगे उसका पूरा का पूरा लाभ आपको भविष्य की स्थिति को देखकर आपको भविष्य की स्थिति में वो आपको प्राप्त होगा। अगला बोलता है संपत्तियों का अधिमूल्यन। यदि संपत्ति कंपनी के प्रवर्तन अपनी संपत्तियों का कंपनी के हस्तांतरण ऊंचे मूल्य पर करते हैं तो व्यवसाय में अधिक मूल्य क्रय किया जाता है जो स्थायी संपत्ति को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं। और लास्ट बोलता है दृष्टिकोण की एक प्रबंध के माध्यम से यदि आप स्थायी पूंजी की व्यवस्था करते हो तो आपको प्रारंभ के समय में आपको क्या करना पड़ेगा, समय समय पर व्यय को कम करना पड़ेगा, बाजार की स्थिति पर ध्यान देना पड़ेगा और संपत्तियों पर ऐसा खर्च करना पड़ेगा कि वो इन फ्यूचर जोखिम को कम कर सके और उसका लाभ आपको भविष्य में आपको मिल सके। ठीक, उसके बाद आता है स्थायी पूंजी महत्व। ठीक है, और स्थायी पूंजी के दीर्घकालीन स्रोत। स्थायी पूंजी आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला अंशों के निर्गमन द्वारा जिसमें आप अंश और स्वामित्व होगा, ऋण पत्रों के द्वारा और पूंजी ऋणों के द्वारा। ठीक, तो ये तो था आपका स्थायी संपत्ति, स्थायी पूंजी कि हम स्थायी पूंजी को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक महत्व बोल के आया है स्थायी संपत्ति का महत्व, जिसमें बोलता है उपक्रम के लिए उचित एवं आवश्यक भवन की व्यवस्था करना। आपको अगर आपका व्यवसाय है तो स्थायी पूंजी के लिए आपको चाहिए कि किसी भवन का निर्माण हो जिस पर ज्यादा पैसा खर्चा हो और उस भवन के निर्माण से आप अपने व्यवसाय का संचालन कर सको। दूसरा पॉइंट बोलता है उपक्रम के भविष्य का निर्धारण करना। भविष्य में अर्थात उपक्रम को आगे भविष्य में आप किस प्रकार व्यवस्थित करोगे कि भविष्य में अगर खाने की स्थिति आती है तो आपकी स्थायी पूंजी किस प्रकार आपके जोखिम को, आपके समस्याओं का निवारण कर सके, हल कर सके। जैसे किसी व्यवसाय में एकाएक स्थिति खराब हो गई, पैसे की आवश्यकता पड़ी किंतु उसके अंश पूरे निर्गमित हो गए, ऋण की व्यवस्था नहीं हो रही, तब आप क्या कर सकते हो? आपके पास यदि स्थायी संपत्ति है तो आप उस स्थायी संपत्ति को बेचकर अपनी समस्याओं को क्या कर सकते हो, दूर कर सकते हो। तीसरा पॉइंट बोलता है पूंजी को कम लागत एवं आय अधिक संपत्तियों पे विनियोग करना। आप पैसा खर्च करो किंतु अधिक व्यय ना करो और संपत्ति पर ज्यादा विनियोग करो, जिससे आपको स्थायी पूंजी की व्यवस्था हो सके। और साधनों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, अर्थात आपके साधन जितने हैं उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करो जिससे आपकी स्थायी संपत्ति आपके व्यवसाय में संचालित हो सके। तो ये तो था स्थायी पूंजी के प्रबंध महत्व के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्यशील पूंजी पढ़ेंगे। जैसे स्थायी संपत्ति है उसी तरीके से कार्यशील पूंजी पढ़ेंगे और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर वित्तीय प्रबंधन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, कोशिश करना है जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करें। जितना मैंने बताया इतना सही है। अति पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण को आप ध्यान रखेंगे कि अति और अल्प पूंजीकरण में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्प पूंजीकरण क्या है और अति पूंजीकरण क्या है। ठीक, तो जितना मैंने बताया इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 7वां क्लास होगा और वित्तीय प्रबंधन को कंप्लीट करके कार्यशील पूंजी के माध्यम से चैप्टर को खत्म करेंगे। और क्लियर है?